क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे 2026 से 2024 तक, और भी कुछ ईयर्स के देखेंगे, पर मेन फोकस हमारा रहेगा 2026 और 2024 के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस और थ्योरी, थोड़ी सी हम लोग थ्योरी देखेंगे। टॉपिक्स हमारे पास एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। तो एनसीईआरटी के जो थ्योरी है उसके अनुसार मैंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी थ्योरी पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो इस चैप्टर में हम कुछ लॉस पढ़ेंगे। तो स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए जो हमारे पास डीसी होगा और एसी हम लोग बाद में देखेंगे, इसी क्लास में हमें देखनी है। तो आई हमारा करंट होता है। करंट होता क्या है कि हमारा चार्ज, जो हमारा नेट चार्ज होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग करंट कहते हैं। करंट हमारा पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और करंट की वैल्यू अगर निगेटिव आती है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये केवीएल में जब हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ, तो उसमें निगेटिव डायरेक्शन मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो उसके अनुसार, मतलब नेगेटिव या फिर रिवर्स डायरेक्शन, हमने जो डायरेक्शन मानी थी असली में करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। तो क्यू नेट हमारे पास नेट करंट फ्लोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। साइंटिस्ट एम्पियर, फिजिसिस्ट, इनके लॉ भी हमें पढ़ना है, एम्पियर सर्किटल लॉ, और उसके बारे में अगले चैप्टर नंबर 4 में, तो उनके नाम पे ये रखा गया ऐसा यूनिट करंट का। अब यहाँ पर हमारे पास अगर कंडक्टर है तो यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना कूलम जाएगा, तो 1 कूलम। अगर 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो 1 कूलम पर सेकेंड जो एक क्रॉस सेक्शन से जाता है तो 1 एम्पियर होता है। 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है, उसमें लगभग 10⁻18 के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग कुछ स्मॉल यूनिट्स का यूज़ करते हैं जनरली। यहाँ पर ओम्स लॉ, तो ओम भी फिजिसिस्ट का नाम था। तो उन्होंने एक लॉ दिया कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस मतलब स्ट्रेन वगैरह, मेनली हम लोग टेम्परेचर इसमें मान लेंगे। तो जो टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस ये सब जो सेम होगी, तो फिजिकल कंडीशंस अलग हो गई उसकी, जैसे स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ये सब। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फिजिकल कंडीशन से अलग है, मतलब वहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, या उसके अंदर जो टेम्परेचर है, करंट बहने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर जनरली इसको सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट मान के आगे बढ़ा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है कि अगर फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, है ना। प्रैक्टिकल केसेस में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसके कारण ऐसा नहीं हो पाता है। तो आइडियल सिचुएशन के लिए हमारे पास है कि अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट मान लें, अंदर का टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो, रेजिस्टेंस वही है, तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट आता है वो रेजिस्टेंस होता है। वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जनरली वी का मतलब होता है। और ऐसा यूनिट यहाँ ओम है ना, उन्हीं के सम्मान में ये ऐसा यूनिट हुआ ओम। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा रेजिस्टेंस होता है, V = RI या V = IR। अब यहाँ पर जो ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं वो V वर्सेस I या I वर्सेस V किए जाते हैं अलग अलग, और लिमिटेशंस के भी क्वेश्चन 2026 में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज ऐड होता है, पैरेलल कनेक्शन में सेम रहते हैं। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में हमने देखा था। तो एनर्जी स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज खर्च होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को दोनों कंडक्टर से बारी बारी गुजरना होता है, जिसके कारण दोनों हिस्से में एनर्जी खर्च होती है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो टोटल पोटेंशियल के लिए सीरीज़ कनेक्शन में हम ऐड करते हैं पोटेंशियल को। फिर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी वाला पार्ट है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, टॉपिक 2 जो हमारे पास है। तो रेजिस्टेंस मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, रेजिस्टिविटी रो, और टेम्परेचर टी पर। अब एक गिवन कंडक्टर के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तो R = ρL/A रेजिस्टिविटी वाला। इसके क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम लोग रो बोलते हैं, और ये हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि ओम्स लॉ है उसको अलग रूप में भी दिखाया जाता है, उसको अब डेरिवेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि V = IR हमें पता है, तो यहाँ पर IR, तो R की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर R की जगह हम लोग ρL/A पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप इसको बना भी सकते हैं धीरे धीरे कॉपी में, रफ में। तो R हमारा ρL/A है। अब हमने यहाँ से क्या किया, I और A को अलग कर लिया, एक ब्रैकेट में अलग कर लिया। अब I और A यहाँ पर हमने डिफाइन किया, इसको बोलते हैं करंट की डेंसिटी,
ठीक है। गिवन एरिया में कितना करंट जा रहा है तो करंट की डेंसिटी, इसको हम लोग जे से दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बन गया वो हो गया जे रो एल, है ना। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो आई बराबर हमारा जे रो एल हो गया, जहाँ जे हमारा करंट डेंसिटी हो गया। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। करंट डेंसिटी एरिया पर मीटर स्क्वायर, इसके यूनिट के लिए फार्मूला की यूनिट्स, तो फार्मूला में आई और ए है, तो आई की यूनिट एम्पियर, ए की मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की एरिया पर मीटर, इसके हम बोलते एरिया नहीं सॉरी एम्पियर, ए क्या है यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होगी। और इसका फार्मूला हो गया आई बाय ए। तो करंट थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू द करंट, ठीक है। तो ये करंट होता है यूनिट एरिया से जो नॉर्मल होता है करंट की डायरेक्शन के, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग माने कि करंट में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो वोल्टेज और ई, वी और ई का जो रिलेशन है वो चैप्टर 2 में हमें देखना है। तो वी हमारे पास ई एल होता है, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ई हमारा वी बाई एल या वी बाई डी भी जनरली लिखा जाता है डिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग लेंथ कंडक्टर का एल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग v की जगह ई एल भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमारे पास v बराबर जे रो एल था, तो इस v की जगह हम लोग क्या करेंगे ई एल वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जब हमने ई एल वैल्यू को रख दिया तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 में अब यहाँ आ गया ई एल बराबर जे रो एल, यहाँ पर एल और एल कैंसिल हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करंट डेंसिटी टाइम्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो जी हमारा होता है, क्योंकि ये वेक्टर है ये भी वेक्टर होता है, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होती है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होती है, और रो हमारा रेजिस्टिविटी है। तो अभी यहाँ पर वेक्टर साइन मैंने दिया नहीं है, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ई हो गया जे रो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब ये जो इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू एरिया होती है, मतलब करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास जे की डायरेक्शन होती है करंट डेंसिटी की। अब यहाँ पर अगर वेक्टर साइन हम लोग लगाएं तो यहाँ पर ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर और ये रो हो गया, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इधर जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जे बराबर ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 बाई रो हमारा सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हमारे पास करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स कंडक्टिविटी, जहाँ पर कंडक्टिविटी 1 बाई रो है। तो ये ओम्स लॉ ऐसे भी स्टेट किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोग अभी तक ओम्स लॉ कैसे पढ़ते आए हैं, V इक्वल टू आई आर, है ना, 10th में या उसके पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में V इक्वल टू आई आर। लेकिन अब हमें ऐसे भी ध्यान रखना होगा ओम्स लॉ क्या होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स कंडक्टिविटी। तो ऐसे डेरिवेशन आती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सारे एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं और ये क्वेश्चंस पूछे गए 2026 2025। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट मतलब होता है सरकना, खिसकना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ड्रिफ्ट होना। यहाँ पर वैसे वेलोसिटी इसकी बहुत ही कम होती है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वैसे ड्रिफ्ट मतलब होता है बस आगे बढ़ना, खिसकना, सरकना। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, कि एक रेजिस्टिविटी जनरली रेजिस्टेंस आता क्यों है किसी कंडक्टर में। तो देखिए एक मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हैवी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हैवी आयंस, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, बहुत सारे एटम होते हैं, करोड़ों करोड़ों एटम्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब ये मूव करते हैं, तो ये जो एटम्स हैं यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ये कोलाइड करते हैं इनसे, ठीक है। तो हैवी आयन से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब कोलिजन के बाद स्पीड सेम होती है, कोई स्पीड चेंज नहीं होती है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर टकरा के फिर इधर टकरा के फिर इधर इधर इधर। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम डायरेक्शन में कोलाइड करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ टेम्परेचर है, कुछ 25 मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ थर्मल एनर्जी रहती है, तो वो मूव करते हैं इस वेलोसिटी से, बहुत हाई स्पीड होती है उनकी, और इसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो मूव करते रहते हैं। जब हम अरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है,
एवरेज वेलोसिटी लेते हैं तो वो ज़ीरो होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें तो उनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है, कुछ आगे बढ़ रहे होंगे तो कुछ पीछे हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उनकी वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे, V1 V2 V3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, Vn तक, और यहाँ पर नीचे n आ जाएगा। टोटल नंबर एवरेज का यही फॉर्मूला होता है, तो 1/n बाहर निकाल लिया और यहाँ पर सिग्मा इसको I मान लिया, तो 1 से लेकर n तक इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एवरेज, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि उस पीस ऑफ मेटल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो जब उस पर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई एक्सटर्नल, तो यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, ये हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो फोर्स बराबर क्यू ई होता है, और फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पर क्यू क्या है यहाँ पर, तो ई है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एम ए एक्सेलरेशन बराबर माइनस ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ई बाई एम, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार्ज को माइनस ई लिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो भी विपरीत डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये जो माइनस ई आया है वो आया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि यहाँ पर Q बराबर माइनस ई है, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और E बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस ई बाई एम, ठीक है। तो माइनस प्लस का जनरली साइन का कन्फ्यूजन कई बार होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमें पता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर मास कांस्टेंट है, अब स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर, तो उसमें से एक हमने लिया कि v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी, तो मान लेते हैं जो फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो कैपिटल v है, ये कैपिटल है, ठीक है। ith इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, स्मॉल v इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हमें पता है यहाँ से, ठीक है, और टाइम हमारा ti है, मतलब जितने समय तक एक्सेलरेशन, जितने समय तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास हुआ। तो मान लेते हैं कि एक तार है, तार के अंदर एक कोई पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। अब क्योंकि वो तुरंत टकरा जाते हैं अब उससे पॉजिटिव आयन से, तो उनकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाती है, तो उसके कारण भी हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इनिशियल यहाँ vi है, और यहाँ पर वो टकराया, यहाँ पर मान लीजिए कोई आयन है यहाँ टकराया, तो सिर्फ इतनी दूर के लिए जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गया, कम से कम A से B तक हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा टाइम था वो ti है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन हुआ होगा और यहाँ पर सेकंड कोलिजन हुआ, तो उसके बीच में जो टाइम है वो ये हमारे पास ti हो गया। तो इतने समय के लिए A से B तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टाइम t इज़ द एवरेज ऑफ ऑल vi's। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैपिटल vi हुआ, ऐसे जो अरबों इलेक्ट्रॉन्स हो गए सब के लिए vi होगा, ठीक है। तो उनका भी एवरेज हम लोग ले सकते हैं। नाउ एवरेज ऑफ ऑल vi इक्वल टू 0, अब रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको हमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, तो जो उनकी एवरेज होगा उनका, वो एवरेज किसका होगा, तो अगर आप इस पूरा का एवरेज निकालना चाहें तो एक आपका ये इसका एवरेज होगा और फिर इसका भी एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है वो हम लोग 0 ले रहे हैं, क्योंकि इनिशियली वो रैंडम डायरेक्शन में थे, ठीक है, इधर उधर टकरा रहे थे और किसी भी एक डायरेक्शन में वो 0 वेलोसिटी थी उनके पास, नेट वेलोसिटी वहाँ पर 0 थी, ठीक है, मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटीज़ का जो एवरेज है, किसके कारण, रैंडम डायरेक्शन के कारण। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास टाइम का एवरेज, तो मान लेते हैं जो एवरेज टाइम है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच वो टॉ है, ऐसे टॉ हम लोग लिखते हैं। तो एवरेज जो टाइम है वो हमारे पास
टॉ है, ठीक है। तो एट अ गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव स्पेंड टाइम ग्रेटर देन टॉ एंड सम इलेक्ट्रॉन्स लेस देन टॉ। तो मान लीजिए टॉ ऐसे कहने के लिए वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, पर मान लीजिए 2 सेकेंड है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एवरेज है 2 सेकेंड, तो एवरेज एक्चुअल होता नहीं, इंस्टेंटेनियस होता नहीं है एवरेज, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 सेकेंड से कम में ही टकरा गए होंगे दूसरे आयन से, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा में टकराए होंगे। तो एवरेज हमारा 2 सेकेंड हुआ, पर वो बहुत ही कम होता है, सेकेंड से भी बहुत कम, 1 सेकेंड से भी। फिर भी मान लेते हैं कि जो भी वो हमारा टाइम होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उससे ज़्यादा देर में टकराएंगे, कुछ कम देर में ही टकरा चुके होंगे। तो जो हमारा ith इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम जो होगा वो ग्रेटर देन टॉ होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और कुछ के लिए कम होगा, ठीक है। अब एवरेज हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन मतलब अभी वो टकराया नहीं है, तो एवरेज हम लोग क्या लिए हैं, टॉ लिए हैं, ओके। तो यहाँ पर जब हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि इसका एवरेज का नाम हम लोग रखेंगे VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज को हम लोग 0 लेंगे रैंडम डायरेक्शन के कारण, और यहाँ जो इसका टाइम का जो हम लोग एवरेज लेंगे वो टॉ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जब हम लोग एवरेज किए तो ये तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, माइनस EE/m टॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, और फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेट होते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो अगले एटम से नहीं टकरा जाते हैं, ठीक है। टकराते ही उनकी स्पीड फिर से 0 हो जाती है, ठीक। तो क्या होता है कि वो मान लीजिए A से B तक जा रहे हैं, तो A से B तक वो टकरा नहीं रहे, B पे आके उन्हें टकराना है। तो यहाँ से जब वो आगे बढ़े, अभी तो एक्सेलरेशन इतनी है माइनस EE/m, लेकिन जैसे ही टकराए तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर जब तक वो टकरा नहीं रहे हैं तब तक उन पे एक्सेलरेशन होता है और वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो टकराते हैं तो टकराने के बाद टकराते ही स्पीड फिर 0 हमारी हो जाती है, ठीक है, और रैंडम उसका डायरेक्शन रैंडम हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर उन्हें स्पीड मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं, मतलब एक्सेलरेशन मिलता है, क्योंकि स्पीड तो है, थर्मल वेलोसिटी है उनके पास टकराने के बाद। तो ऐसे करके फिर वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको और आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है माइनस EE/m टॉ। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/d, और यहाँ d हमारा L है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर और हमारा VD क्या हो गया, माइनस EE/L, मतलब EE/m टॉ। अब यहाँ पर जो E है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/L। तो यहाँ पर अगर V/L आप रखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस EV टॉ बाय ML, माइनस EV टॉ बाय ML। तो ये देखिए वही लिखा है, माइनस EV है, V टॉ बाय ML। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या है, VD। टाइम हमारे पास डेल्टी है, बहुत ही कम टाइम है, ठीक है, इनफाइनाइट सिंबल। तो जो डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम लोग मानते हैं बहुत ही छोटे टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इसको तो और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, एवरेज तो 0 है क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे थे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अभी ऐसे मूव कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लगा देंगे, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अब इन पे एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आगे ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हुए बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अब वो एकदम ऐसे डायरेक्शन में चलेगा हर इलेक्ट्रॉन, नहीं, डायरेक्शन उनकी रैंडम ही रहती है, बस वो इस रैंडम डायरेक्शन के साथ ही आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो 2026 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, NCERT रीजनिंग में भी दिया हुआ है, शायद 3.2 है न्यू बुक का।
ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेल्टी टाइम में, और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वी डी, फाइनल वेलोसिटी अभी हमने एवरेज किया था। तो ये लेंथ कितना कवर होगा, ये जो लेंथ हमारा कवर होगा वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगा वो हो जाएगा वी डी टाइम्स डेल टी, ठीक है। अब फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए टू राइट, तो मान लीजिए किसी एरिया के लिए बात करें, यही कंडक्टर, ये कंडक्टर जो हमने ऊपर देखा, इसी कंडक्टर किसी एरिया है, तो लेफ्ट से राइट मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट ऑफ द एरिया एट डिस्टेंस अप टू डेल मतलब वी डी डेल टी वुड हैव क्रॉस्ड द एरिया, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे बढ़े होंगे। अब ये किसके लिए है, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड वी डी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वी डी है। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस लगेगा, वी डी टाइम डेल टी, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं, तो उसके लिए हम लोग एक n चुनते हैं, n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब में, एक वॉल्यूम में, ठीक है, यहाँ पर एक मतलब बहुत ही कम होता है जब हम लोग लेते हैं, लेकिन जब हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यूनिट के हिसाब से, ऐसा यूनिट के हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो आप जितना भी यूनिट लें तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं वो n है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर रहा है, मतलब वी डी का मैग्नीट्यूड टाइम्स डेल टी। अब अगर हमारे पास n है तो n कितना मूव करेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग को इसके लिए ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लेंथ हमारे पास कितना है, तो लेंथ हमारे पास है डिस्टेंस, तो वी डी टाइम्स डेल टी, और एरिया कितना है, तो एरिया को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ये हमारे पास ए हो गया। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो गया वी डी डेल टी ए, ये हो गया। अब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर n से इंटू कर देंगे, तो ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको थोड़ा आप देखिएगा, तो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए n वी डी डेल टी ए। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एरिया को क्रॉस कर दिए होंगे, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना गया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है माइनस ई, तो हम लोग बस माइनस ई से इंटू कर देंगे। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन से कितने थे, एन वी डी डेल टी ए, और ई से जैसे ही हम लोग इंटू करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा माइनस एन ई ए वी डी डेल टी। यहाँ पर साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब टोटल चार्ज होता क्या है, टोटल चार्ज होता है करंट इंटू डेल टी, क्योंकि आई बराबर क्यू बाई टी होता है और हमारा टाइम डेल टी है, इन्फिनिटेसिमल। तो इसको इधर ले जाते हैं, डी टी की जगह यहाँ डेल टी का यूज़ हुआ है तो डेल टी हम लोग रखेंगे, और यहाँ डेल टी। अब देखिए डेल टी हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात और देखिए कि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव क्यों रखें, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करें, मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही रहेगा, पर क्योंकि कन्वेंशन हम लोग लेते हैं तो डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, है ना, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव के बारे में हम बात कर रहे थे, नेगेटिव कहाँ फ्लो हो रहा है, तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर आई डेल टी बराबर एन ई ए वी डी, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, डेल टी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आई है वो आई हमारे पास हो जाएगा, अच्छा हम डेल टी बाद में कैंसिल किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एन ई ए और डेल टी। अब वी डी की वैल्यू क्या थी, ध्यान रखिए, पहले हमने देखा था ई बाई एम टॉ फ्रॉम 3, जो हमने पहले इक्वेशन देखा था, अगर आप यहाँ देखिए वी डी माइनस ई टॉ बाई एम 3, इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया आई डेल टी इक्वल टू, इसको थोड़ा आगे कर दिया, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, और ये ऐसे सब ऐसे नहीं करते हैं, दिखाने के लिए हुआ है, एक्चुअली ये रैंडम डायरेक्शन में ही रहते हैं और ये पूरा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, बाकी डायरेक्शन इनकी रैंडम ही होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वो होती है आई बाई ए,
तो आई बराबर जे ए कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई की जगह जे ए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एल एच एस कर दिया, इसको आर एच एस, तो आर एच एस में जे ए यहाँ पर हमारे पास होगा, डेल्टी डेल्टी अब कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4 में लिखा है पर उसके बाद यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 4। फिर यहाँ पर बस अब हम लोग ने थोड़ा सा इसको शिफ्ट किया इक्वेशन को, तो यहाँ पर जे हमारे पास इतना आ गया और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, तो जे इज़ इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम टॉ ई, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ई पहले से था और ई वी डी का है, तो ई स्क्वायर हो चुका है और जे और ई पैरेलल है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे ओम्स लॉ से। ये ओम्स लॉ हमने देखा था, इसका भी एक अलग डेरिवेशन था, तो जे ई, तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी हो जाएगा एन ई स्क्वायर बाई एम टॉ। अब इसको जब आप करिएगा तो बहुत छोटे छोटे सवाल आपके मन में आएंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि यहाँ ऐसा है यहाँ वैसा है, तो थोड़ा सा लगेगा ये कॉन्ट्राडिक्ट जैसा हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझिएगा जितना हो पाए। आप अलग अलग सोर्सेज से इसको और गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल पूछा जाता है। 2026 में पूछा भी गया, अभी हम लोग क्वेश्चन ही भी देखेंगे इस वीडियो में। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वीडी की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और स्टेप्स कैसे लिखना है, बीच में मैंने कुछ वर्ड्स लैंग्वेज भी लिखी थी, स्टेप्स वगैरह भी आप ध्यान दीजिएगा, बाकी हम लोग देखेंगे भी। अब कंडक्टर्स में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकेंड इसी के आसपास होती है, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे होती है, लेकिन हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत लाइट जल जाता है। तो उसके लिए जो हमारे पास स्विच के इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए यहाँ स्विच है, स्विच के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको यहाँ बल्ब के पास इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि तार होता है तो हर जगह करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो बल्ब के सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सामने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, और इन पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, और फोर्स के कारण डायरेक्शन देख लीजिएगा आप, तो फोर्स लगता है, तो फोर्स के कारण क्या होता है कि वो तुरंत बल्ब के फिलामेंट से टकराते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है और बल्ब जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल्ब के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर फोर्स लगता है और वो मूव करते हैं तुरंत। बल्ब को जलाने के लिए स्विच के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को बल्ब तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, वो पहुंचते भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें लगभग 3 मीटर वायर है, तो उसको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने में लगभग 7.5 घंटे लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, पर इतना समय तो लगता नहीं है, तुरंत 1 सेकेंड भी नहीं लगता और बल्ब चालू हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से वो प्रोपगेट करता है, और वो कॉन्सेप्ट है इसमें। अगला एक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। मोबिलिटी को आप इंग्लिश से समझिएगा, हर कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, हर एक चीज़ को, कि यहाँ पर क्यों ऐसा इंग्लिश में ऐसा है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी मतलब होता है मूव करना, ठीक है, कितना मूव कर पा रहे हैं, मोशन एक तरह से। तो मोबिलिटी म्यू बताता है कि कोई चार्ज कैरियर किसी कंडक्टर के अंदर कितनी आसानी से मूव कर सकता है। जैसे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास चार्ज्ड आयंस होते हैं, तो बैटरी वगैरह के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मोबिलिटी बताता है कि कोई चार्ज कैरियर किसी कंडक्टर के अंदर कितनी आसानी से मूव कर सकता है जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इस पर फोर्स लगता है, तो वो एक डायरेक्शन में रैंडम मोशन के साथ ही मूव करते हैं। वरना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर वो इनके पास ऐसे कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी नहीं और एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, अगर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा, जैसे नॉर्मल थर्मल वेलोसिटी, थर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे होता है। अब मोबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, मतलब डिवाइड, पर यूनिट आ गया तो डिवाइडेड बाई ई। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका हो गया मीटर पर सेकेंड, और इसका होता है v बाय डी, तो v का वोल्ट और d का हमारा मीटर, इसको करिएगा तो मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि e बराबर v बाई डी होता है वोल्ट पर मीटर। ऐसा यूनिट इसका हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और यहाँ पर वी डी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इसको बस पुट करिएगा आप यहाँ पर, तो म्यू आ जाएगा ई टॉ बाई एम। टॉ हमारा एवरेज कोलिजन है, हमने एवरेज कोलिजन का टाइम है, मतलब ये हमने पहले एवरेज किया था, तो म्यू की वैल्यू ई टॉ बाई एम आती है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इतनी थ्योरी हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बस मैंने कोशिश की है समझाने की।
क्वेश्चन हमारे पास पहला और ये इसी साल 2026 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ऑर्डर मतलब 10 की पावर में हमें बतानी है कि ऑर्डर क्या है, कितने स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करते हैं किसी कंडक्टर में। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट जो फ्लो करता है आई और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी होती है उसके बीच में हमें डिराइव करना है, डिड्यूस करना है रिलेशन। तो यहाँ पर ये 1.5 मार्क्स का है दूसरा क्वेश्चन और ये पहला पार्ट हाफ मार्क्स का है। मैं मार्किंग स्कीम के अनुसार ही बता रहा हूँ और पूरा ये जो आंसर है वो मेनली मार्किंग स्कीम के अनुसार ही है। तो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप 10 की पावर में दे सकते हैं, आप मिलीमीटर पर सेकंड में भी बता सकते हैं, पर ऑर्डर है तो 10 की पावर में ज़्यादा सही रहेगा। तो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड या 10 की पावर -3 मीटर, अब यहाँ पर मीटर होगा, -3 आ चुका है, मीटर पर सेकंड। तो ये हाफ मार्क्स यहाँ पर आ गए। डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, आपको भी कंसेप्चुअली अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन, वैसे वो ये डायरेक्शन ऐसा कोई एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन होती नहीं है, रैंडम होती है, पर समझाने के लिए ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और हम लोग का ये डिस्टेंस डेल एक्स हो गया, ये हो जाएगा। डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारा वी डी है और टाइम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डेल टी, तो स्पीड इंटू टाइम वी डी डेल टी। लेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी वी डी मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में हमने इसको माना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज कैरियर्स होते हैं मेटल्स में, उसको एन माना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई हो गया। तो जो टोटल चार्ज होगा, क्योंकि देखिए 1.5 मार्क्स का ये, तो आपको ऐसा नहीं हर एक चीज़ बताना है, कुछ कुछ चीज़ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा -NEA/VD डेल टी। तो यहाँ पर आपको VD कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट पूछा गया है कि VD और I के बीच में रिलेशन बताना है और सिर्फ 1.5 मार्क्स का ही है, तो आपको VD ऐसे शुरू से कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं Q बराबर -EA/VD डेल टी। तो यहाँ पर हमारे पास Q क्या हो जाएगा, I डेल टी इज इक्वल टू NEA/VD डेल टी, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो इसको हमने प्लस में किया, करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज का है वो विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर डेल टी कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू NEA/VD, I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द करंट कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 1 के बाद 2 आता है, पर मैं थोड़े बीच से क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इस टॉपिक से थोड़ी ज़्यादा रिलेटेड है, फिर हम लोग और टॉपिक्स के अनुसार करेंगे और लास्ट में सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन 2 भी देखेंगे हम लोग, जो छूटा है पर वो दूसरे टॉपिक का है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करंट इज अ स्केलर ऑल्दो वी रिप्रेजेंट करंट विद एन एरो, 2026 1 मार्क। तो जो करंट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है। लेकिन ये रूल नहीं होता है कि जिस पे डायरेक्शन हो वो वेक्टर होते हैं, रूल ये होता है कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं वो वेक्टर्स होते हैं और वेक्टर्स पे डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मेन रूल है उसके अनुसार चलना है कि कोई भी चीज़ वेक्टर इसलिए है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, लेकिन करंट स्केलर एडिशन फॉलो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्योंकि करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द करेंट विद एन एरो इज़ ओनली टू सिग्निफाई द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब देखिए कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अपोजिट होता है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का होता है, ठीक है। तो इसी कारण कन्वेंशनल करंट को दिखाने के लिए हम लोग एरो का यूज़ करते हैं, वरना करंट स्केलर क्वांटिटी और मेन जो होता है क्राइटेरिया वो लॉ ऑफ वेक्टरेशन कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं फिजिकल क्वांटिटी, उस पर होता है। तो करंट फॉलो नहीं करता है, और तब भी क्यों दिखाते हैं डायरेक्शन, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमें ध्यान रहे, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब करंट होता है, पर कन्वेंशनल करंट जो कन्वेंशन आते जा रहा है तो उसी के अनुसार हम लोग एरो दिखाते हैं कन्वेंशनल करंट। फिर अब 3 के बाद 4, तो 4 बाद में करेंगे, पहले हम लोग 5 और देख लेते हैं कि establish the relation between drift velocity Vd and electric current I in a conductor. How is drift velocity affected when the length of the conductor is doubled, keeping the voltage applied across the conductor constant? 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो हमारा फिर से है कि हमें Vd और I के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो मैंने सिमिलर लिख दिया, तो बिल्कुल यही आपको लिखना है, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेकंड हमारे पास है हाउ इज़ द वोल्टेज Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड
कीपिंग द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर कांस्टेंट। तो लेंथ जब हम लोग बड़ा कर देंगे, ठीक है, जब बढ़ा देंगे तो वी कैसे अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर रिलेशन अगर आपको ध्यान होगा तो जो वी है वो EV/m/L है। अब देखिए यहाँ पर E चार्ज कांस्टेंट, वोल्टेज यहाँ दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में कांस्टेंट कर दिया। टॉ हमारा एवरेज है, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है, तो VD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। मतलब अगर हम लोग लेंथ बढ़ा देंगे तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन द लेंथ इज़ डबल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ हाफ्ड, कम हो जाएगा। अब क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है कितना कम हो जाएगा, तो डबल किया गया है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, रिलेशन से हम लोग अच्छे से बता पाएंगे। और वोल्टेज कांस्टेंट दे ही रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही करते हैं, इम्पॉर्टेंट था। और भी अगली वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 12 फिजिक्स कनेक्शन CBSE क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ेंगे।